नमस्कार देवियों और सज्जनों। आशा है आप सुकुशल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील विषय के बारे में वार्तालाप करने जा रहा हूँ। हमें ईश्वर ने एक ही जीवन प्रदान किया है और हम अपने इस जीवन में अपने विवाहित जीवन को संपूर्ण निष्ठा के साथ निभा सकें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्यथा ये मानसिक प्रताड़ना का भी कारण बन जाता है। अवैध संबंधों ने कई घरों को जलाया है और अपने ही मन को घोर आघात और अशांति पहुंचाई है। यह एक अत्यंत संवेदनशील विषय है, इसलिए इसके बारे में वार्तालाप करना अनिवार्य है और शायद इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक कुछ प्रकाश पहुंचे और वे अपने वैवाहिक जीवन को कुछ बेहतर बना सकें। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विवाह के पूर्व कोशिश करें कि अपनी कुंडली की विवेचना करवा लें, क्योंकि विवाह के तत्पश्चात विवेचना करवाने से तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है कि हम ये समझें कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से आदमी इस असमंजस में या चक्रव्यूह में फंस जाता है, और दूसरा ये कि ज्योतिष में ऐसे कौन से सूत्र हैं जो जातक की कुंडली में इस बात का प्रमाण देते हैं कि अवैध संबंध होने की कुछ आशंकाएं हैं। अवैध संबंध होने के कई कारण हो सकते हैं, पर उनमें से मुख्य कारण तो यही होता है कि अगर जातक को अपने घर में अपनी पत्नी से संपूर्ण तरीके से प्रेम की प्राप्ति न हो, या फिर वाइस वर्सा कि उसकी पत्नी को अपने पति से संपूर्ण प्रेम की प्राप्ति न हो, समय के अभाव के कारण, या साथ वो समय ना गुजारते हों, या संभोग की कमी हो, तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने घर के दायरे के बाहर प्रेम को तलाशता है। किसी भी व्यक्ति में अत्यधिक कामन यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स होने की वजह से वो अपने पार्टनर से इस चीज़ की अपेक्षा करता है, अत्यधिक कामन की, और जब उसे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है तो भी वो घर के दायरे के बाहर इन चीज़ों को खोजने में और तलाशने में वो लग जाता है। कई लोग जो कम उम्र में कामन शुरू कर देते हैं उन्हें इस आनंद का आभास होता है और वो ये जानते हैं कि अत्यधिक कामन करने से उन्हें उनकी इंद्रियों को जो आनंद का आभास होगा तो उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वो बढ़ते हैं, और इसलिए उन्हें मल्टीपल पार्टनर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक कारण बनता है अवैध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा विवाह हुआ है, हमारी अर्धांगिनी या हमारे पति जो भी हैं, उनका जो पालन पोषण हुआ है वो भिन्न परिस्थितियों में हुआ है। उनकी संवेदनाएं अलग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग है, विचारधारा हो सकता है अलग हो। तो आपकी जो अपेक्षा है उनसे वो हो सकता है कि पूर्ण तरीके से उस अपेक्षा की पूर्ति ना हो पाए। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ना हो पाए, आप जो चाहते हैं वो आपके पार्टनर से आपको ना मिल पाए, और इसी कारण से वो अपने घर के बाहर या घर के दायरे के बाहर अवैध संबंधों की तलाश में फिर आगे निकल पड़ते हैं। जातक ये भी सोचता है कि अगर उसका अवैध संबंध गुप्त है और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं है तो इस अवैध संबंध को आगे बढ़ाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। पर वो एक बात भूल जाता है कि ऐसे अवैध संबंध ज़्यादा दिन तक छिपते नहीं हैं, और वो एक दिन सांसारिक रूप से सबको पता लग ही जाता है, पूरे जग को पता लग ही जाता है, और इसे छुपाने में उसे कोई भलाई नहीं है। इसे उन्हें जितनी जल्द से जल्द हो उसे ख़त्म कर लेना चाहिए।
एक और जो कारण मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि भाई उस व्यक्ति की जो उदासी मानसिकता है, जो बोर्डम है, वो उसे ऐसा करने को मजबूर करती है। और अगर उसे किसी के साथ मनोरंजन मिलता हो ऐसा करने से, तो भी वो उस तरफ उस उसकी जो मलिन प्रकृति है वो उस तरफ झुकाव में चली जाती है। अगर आप अपने मौजूदा जीवन से परेशान हैं, आपके जीवन में कई सालों से कई परेशानियां हैं, वो परेशानियां वित्तीय परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी हो सकती है, और घर में कोई बीमार हो सकता है, आपके पास कोई काम काज नहीं हो सकता है, और अगर ऐसे समय में उसे एक नवीन जीवन की तलाश है और उसे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे देख के उसे प्रसन्नता होती है और वो उसके जीवन में कुछ प्रकाश डाल सके, कुछ वैल्यू डाल सके, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और कभी कभी वो आकर्षण जो है संबंध में तब्दील हो जाता है, और फिर ऐसे भले लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और भी देखा गया है कि जिस जातक को समाज से आत्मसम्मान न मिले, प्रशंसा न मिले, सराहना न मिले, और ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति उनके जीवन में आता है जो उनके आत्मसम्मान को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है और उन्हें निरंतर प्रशंसा और सराहना देता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति उन लोगों की तरफ एक प्रेम की अनुभूति हो जाती है और फिर वो अवैध संबंध में तब्दील हो जाता है। तो ये तो थे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अवैध संबंध की तरफ झुकाव हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं आपके जन्म कुंडली में, आपके नवांश कुंडली में, जो आपको ये करने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि जन्म से तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि वो इस चक्रव्यूह में फंसे, पर कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उसे इसकी तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मैं आपके समक्ष कुंडली में वो योग जो अवैध संबंध के तरफ इंडिकेट करते हैं, इशारा देते हैं या कंफर्म करते हैं, आज मैं आपके समक्ष ऐसे योग रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे योग हैं, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी कुंडली में, या अगर आपको किसी पे शक है तो ये योग अगर उनकी कुंडली में हैं तो हो सकता है कि वो अवैध संबंध में इन्वॉल्व हों। आपकी कुंडली का जो 12वां भाव होता है, द 12th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, आपको मालूम है कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव जीवन के हर रंग को दिखलाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम काज हो, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे लग्न हो, चाहे विवाह हो। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो क्या दर्शाता है? कुंडली का जो 12वां भाव होता है, अपार्ट फ्रॉम मैनी थिंग्स, वो शैया सुख यानी कि बेडरूम प्लेजर्स को भी दर्शाता है, और सेकंड मैरिज यानी दूसरे विवाह को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कि अगर 12वें भाव का स्वामी 5वें या 7वें भाव में बैठ जाए, या 5वें और 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो फिर अवैध संबंध होने के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है तो 5वें भाव में वृश्चिक राशि हुई, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, वो अगर 12वें भाव में बैठ गए, तो ऐसे कन्या या पुरुष की जो कुंडली है उसमें वो डेफिनेटली, निश्चित रूप से वो अवैध संबंध की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। दूसरा सूत्र जो ये है कि आपका जो कुंडली का 5वां भाव है वो लव अफेयर्स को दर्शाता है, और इस कुंडली में अगर उच्च का चंद्रमा बैठ जाए या वीनस बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो भी अवैध संबंध होने के चांसेस होते हैं। अगर राहु या केतु बैठते हैं तो चूंकि ये पाप ग्रह हैं, तो ऐसे संबंध में जातक को पीड़ा होती है और ऐसे संबंध ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। चूंकि केतु एक मोक्षदायक और एक डिटैचमेंट का कारक है, इसलिए हो सकता है कि अगर 5वें घर में केतु हो तो लव अफेयर चले, पर उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो अंत है वो दुखद हो सकता है वो सेपरेशन हो जाए। तो राहु और केतु अगर बैठते हैं तो उस अफेयर को सक्सेसफुल नहीं करवाते हैं।
ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तीसरा जो सूत्र है वो आपके लग्न का है। लग्न जो है आपके कुंडली का पहला भाव होता है, और उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मान लीजिए आप कर्क लगन के जातक हैं, और कर्क लगन के जातक ज़्यादातर काफ़ी इमोशनल होते हैं, और अगर कर्क लगन का स्वामी जो चंद्रमा है वो अगर पाँचवें भाव में बैठा है जो कि लव अफेयर्स का है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का अफेयर होता है। और चौथा सूत्र जो ज्योतिष का है कि अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, सातवें घर का लॉर्ड, सातवें घर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, उसका लॉर्ड अगर लग्न, मान लीजिए उसका लॉर्ड अगर सातवें घर को ही देखे तो अवैध संबंध होता है। तो उदाहरण स्वरूप अगर किसी की कर्क लगन की कुंडली है तो सातवां घर में मकर राशि हो गई। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव अगर लग्न में बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से अगर सातवें घर को ही देख रहे हैं, तो ऐसे तौर पर डेफिनेटली अवैध संबंध होता है। अगर शुक्र और बुध की युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए आपके 10वें घर में, जो कि आपका कर्म का भाव है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बुध की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी ऐसे कहते हैं। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो युति है, जो कंजंक्शन है, वो 10 डिग्री के अंदर में है। और अगर ऐसा हो रहा है कि शुक्र और बुध की जो युति जो है, कंजंक्शन जो है, कुंडली के 10वें भाव में है, तो ऐसे कई अवसर मिलते हैं कि उनका अवैध संबंध हो जाए, खासकर उनके सहकर्मियों के साथ। बिकॉज जो 10वां घर होता है वो काम काज का होता है, प्रोफेशन का होता है, वर्क प्लेस का होता है, वर्क एनवायरनमेंट का होता है। इसी तरह से अगर कुंडली में वीनस और मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल की युति होती है, तो ऐसे जातक को अत्यंत कामन की प्रवृत्ति होती है, और वो अपने पार्टनर से कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेके तृप्त नहीं होता। उसे मोर देन वन पार्टनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शुक्र जो हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्यार, संभोग और रोमांस के कारक हैं, और जो मंगल हैं वो आपके अंदर का जो सिपाही है, एग्रेशन है, पैशन है, जोश है, उसको दर्शाता है। तो अगर इन दोनों की युति हो जाती है तो ऐसा जो डिज़ायर है उसमें एग्रेशन की एक प्रवृत्ति डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अगर ऐसी युति, ऐसा कंजंक्शन 10 डिग्री के अंदर में आपकी कुंडली में विराजमान है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने शादी के दायरे के बाहर किसी को डेफिनेटली तलाशेगा। अगर वीनस और मून कंजंक्शन में है विद अ मेलेफिक प्लैनेट लाइक राहु, यानी कि शुक्र, चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन है, और अगर वो कुंडली में है तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अवैध संबंध करेगा, क्योंकि राहु तो पाप ग्रह है, चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है, आपके मस्तिष्क का कारक है, और जो वीनस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो प्यार का, संभोग का, रोमांस का कारक है। तो राहु की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, वो जिस घर में बैठ जाता है, जिस ग्रहों के साथ बैठ जाता है, उनको एम्पलीफाई कर देते हैं, वैसे ही स्वरूप ले लेते हैं। तो अगर आप में उत्तेजना है संभोग की तरफ और मस्तिष्क उसकी तरफ झुक रहा है, तो राहु जो है यहाँ पर आग में घी डालने वाला काम करेगा, और ऐसी प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाएगा, और उसे साहस देगा कि आप जाइए और अवैध संबंध में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। तो शुक्र, चंद्रमा और राहु की, इन तीनों ग्रह की जो अगर युति आपकी कुंडली में बनती है, तो वो निश्चित रूप से आपको अवैध संबंधों में इन्वॉल्व करेंगे। अगर ये भी देखा गया है कि कुंडली का 7वां घर, जैसा कि मैंने बताया, विवाह और पार्टनरशिप का घर होता है, और ऐसे में अगर बृहस्पति देव और राहु देव की युति हो तो उसे हम गुरु चंडाल योग बोलते हैं, क्योंकि बृहस्पति तो गुरुओं के देव हैं और राहु तो एक पाप ग्रह है, जिसे हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में एक चंडाल रूपी राक्षस बता रहे हैं। तो अगर दोनों की युति हो जाती है 7th हाउस में, विवाह के घर में, तो डेफिनेटली वो फॉल फ्रॉम द ग्रेस करवा देता है, कि यानी कि अपने विवाह के दायरे से बाहर जाके
किसी स्त्री के साथ या स्त्री का पुरुष के साथ ऐसा जरूर होता है। अगर कुंडली में पांचवा भाव जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो लव अफेयर्स को दर्शाता है, प्रेम कहानियों को दर्शाता है, और वहाँ पे अगर उच्च का चंद्रमा हो या चंद्रमा स्वगृह हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो आदमी इमोशनल हो जाता है किसी और स्त्री के बारे में। उदाहरण स्वरूप प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के पांचवें घर में, उनकी जन्म कुंडली के पांचवें घर में कर्क राशि है और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है, और पांचवें घर पे वीनस यानी शुक्र जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं वो अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहे हैं, और जिसके कारण हमें जैसे समाचार पत्रों में और फिल्मी जगत की दुनिया की खबरों से ये पता चलता रहता है कि भाई उनका भी संबंध बारबरा मोरी और कंगना रनौत जैसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ अवैध संबंध रहे हैं। इसी तरह से और भी जो फिल्म एक्टर्स हैं, शाहरुख खान या अक्षय कुमार या शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के साथ, और आमिर खान का जो पहला विवाह था वो विफल हो गया था और फिर उन्होंने अमृता राव नामक एक फिल्म डायरेक्टर से विवाह किया, दूसरी शादी की। तो इन सब की कुंडलियों में ऐसे योग जो मैंने आपको अभी बताए और ऐसे संजोग बने हुए हैं कि भाई उन्हें दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखना पड़ा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो संबंध जो हैं वो परमानेंट हो गए, हो सकता है कुछ ही समय के साथ रहें, पर हुए तो सही। तो क्योंकि कुंडली में ऐसे योग बने थे इसलिए हमें ये देखने को मिला। फिर हम आ जाते हैं एक और सूत्र के तरफ कि अगर कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो, शुक्र और राहु की कंजंक्शन हो, 10 डिग्री के अंदर में हो, और अगर वो फिफ्थ, सेवन्थ या ट्वेल्थ में बैठे हों तो भी वो अवैध संबंध की ओर उस व्यक्ति को ले जाते हैं। और 10 डिग्री से कम होना चाहिए कंजंक्शन, क्योंकि 10 डिग्री के ऊपर जो भी कंजंक्शन होता है उसे हम लूज कंजंक्शन कहते हैं, और लूज कंजंक्शन में हो सकता है कि उसका प्रभाव इतना वो प्रभावशाली नहीं रहे। फिर एक और सूत्र होता है कि अगर राहु आपके 7वें घर में विराजमान है, शादी के घर में विराजमान है, विवाह के घर में विराजमान है, और अगर वो 7th लॉर्ड के साथ उनका कंजंक्शन बनता है, तो मान लीजिए वृष राशि 7th हाउस में है, वृष राशि के जो स्वामी हैं वो वीनस होते हैं, और वीनस और राहु का अगर कंजंक्शन बन जाता है तो डेफिनेटली वो अवैध संबंध की तरफ ले जाता है। एक चीज़ और भी यहाँ पे बताने लायक योग ये है कि राहु की तरह केतु भी एक पाप ग्रह है, पर अगर केतु बैठ जाता है तो केतु की अच्छाई ये है कि वो डिटैचमेंट, मोक्ष, मुक्तिदायक ग्रह है। वो जिस तरह से राहु आपको भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ाता है, मेटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ दौड़ाता है, उसी तरह से जो केतु है आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ, विरक्ति की तरफ दौड़ाता है। तो केतु का वहाँ पे होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो लव अफेयर करा दे। इनफैक्ट अगर हमने देखा है कई कुंडलियों में कि अगर 5वें घर में केतु है जो लव अफेयर का घर होता है, और अगर नीच का केतु है तो डेफिनेटली लव अफेयर में वो सेपरेशन करा देगा। तो ये तो एक सेविंग ग्रेस है कुंडली में कि अगर भाई केतु है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बृहस्पति और केतु की युति बन जाती है तो ये तो अति उत्तम है। इसको हम ज्योतिष शास्त्र में ध्वजा योग भी बोलते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का प्लैनेट है और जो गुरु हैं वो तो गुरुदेव हैं, देवों के देव हैं। तो कोई टीचर या कोई मेंटर और एक मोक्ष का प्लैनेट कोई गलत काम कैसे आपको करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट है कि भाई अगर आपके कुंडली के 7वें घर में शनि और राहु की युति बनती है, कंजंक्शन बनता है, 10 डिग्री के अंदर में कंजंक्शन बनता है, और 7वें घर में कोई जलीय राशि बैठी हुई है जैसे कि कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, और उसमें अगर शनि और राहु की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी उम्र से बड़े किसी महिला के साथ प्रेम हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस महिला में कोई आकर्षण हो, बस हो जाता है, संबंध बन जाते हैं। और वाइस वर्सा अगर किसी लेडी की कुंडली में, किसी महिला की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है तो उसे अपनी उम्र से बड़े किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध
उसके साथ बन जाता है। अगर शनि और राहु की युति 7वें घर में हो और जलीय राशि में हो, यानी कि कर्क में हो, वृश्चिक में हो या मीन में हो, अगर ऐसा होता है तो भी ये बन जाता है। कंजंक्शन ऑफ कोर्स 10 डिग्रीज के अंदर में होना चाहिए। हाँ, कर्क राशि में अगर शनि बैठते हैं या किसी जलीय राशि में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्तित्व, जो जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो एक गोपनीय व्यक्तित्व होता है, वो एक षड्यंत्रकारी जिसको बोलते हैं वैसा होता है। कुंडली में इस योग को हम धूर्त योग या षड्यंत्रकारी योग भी बोलते हैं। बहुत दूर की सोचता है। ही नोज़ हाउ टू प्ले द चेस, ही नोज़ हाउ टू स्ट्रेटजाइज। बहुत दूर का सोच के षड्यंत्र को रचता है और उसमें